दुनिया के सामने भारतीय जारियत बेनकाब करने का मिशन। बिलावल की सरबराही में सिफारती वक्त की न्यूयॉर्क में मुलाकातें। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान से मुलाकात में भारतीय प्रोपेगेंडे के खिलाफ पाकिस्तानी मौक़िफ़ उजागर किया। डेनमार्क, यूनान, जापान, अलजज़ायर समेत 10 मुल्कों के नुमाइंदों को भारतीय जारियत और पाकिस्तानी इक़दाम से आगाह किया। सलामती काउंसिल के मुंतखब अरकान ने पाकिस्तान की सिफारती काविशों को सराहा। बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत का शहरी आबादियों को निशाना बनाना और सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना खतरनाक है। पाकिस्तानी वक्त की अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तकिल मंदूब फू कॉन्ग से मुलाकात। पाकिस्तान और चीन का यकतरफा इक़दामात और जारियत की मुखालफत पर इत्तेफाक। पाकिस्तानी वक्त की अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के मुस्तकिल मंदूब से भी मुलाकात। भारतीय जारियत के बाद पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा, जम्मू कश्मीर का तनाज़ा हल किए बगैर देरपा अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान की अस्करी और सिफारती फतह ने भारतीय क़यादत को हिला दिया। मोदी की सफारती पसपाई, भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार। G7 मीटिंग में नरेंद्र मोदी की शिरकत का इम्कान नहीं। मोदी को अभी तक कनाडा ने इजलास में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत नहीं दी। मोदी हुकूमत की अक़लियत मुखालिफ पॉलिसियाँ और रियासती दहशतगर्दी आलमी तन्हाई की वजह करार। सिख तंजीमों ने कनाडा से मोदी को G7 इजलास में मदऊ न करने का मुतालबा किया था। भारत की बैरूनी मुदाखलत से दीगर मुल्कों की खुद मुख्तारी मुतासर है। अक़लियतों की आवाज़ दबाने वाले रहनुमा आलमी मकाम के लायक नहीं। ऐसे अनासर को आलमी प्लेटफॉर्म्स पर जगह देना मुहलिक होगा। कनाडा में सिख तंजीमों का मौक़िफ़। इंसानी हुकूक़ के ग्रुपों ने भी मुतालबा किया, भारत को जवाबदही तक आलमी फोरम से दूर रखा जाए। कनाडा में G7 समिट 15 से 17 जून तक होगी। मुत्तहिदा की पास की हुई करारदादें उन पे अमल कराने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को एहसास होना चाहिए, जैसे कि कश्मीर है, फ़लस्तीन है। तो ये मिसालें दुनिया में मौजूद हैं और पूरी दुनिया की नजरें इस पर लगी हुई। मसलाए कश्मीर हल होना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा को एहसास करना होगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीर और फ़लस्तीन पर अपनी करारदादों पर अमल कराना चाहिए। आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। दोस्त ममालिक ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के अच्छे कामों की वजह से अवाम ने नून लीग को वोट दिया। नवाज शरीफ ने लंदन के मकामी अस्पताल में मेडिकल चेकअप करवाया। मुस्बत माशी आशारिये हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR से मुताल्लिक़ इजलास में इजहार ख्याल। शहबाज शरीफ का फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की हालिया कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म का कहना था, इदारा जाती इस्लाहात तेजी से जारी हैं। मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने की जिद्दोजहद में हम कामयाब होंगे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 5 जून को होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में 4 वज़राए आला शरीक होंगे। आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट तकरीबन 3,800 अरब रुपए रखा जाने का इम्कान। पंजाब को 1188 अरब, सिंध को 887 अरब रुपए मिलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा का तरक्याती बजट 440 अरब और बलूचिस्तान को 280 अरब रुपए दिए जाएंगे। आइंदा माली साल कौमी मजमूई पैदावार का हदफ 4% से ज्यादा होगा। बरामदात 35 अरब डॉलर तक ले जाने की उम्मीद। दरामदात का हदफ 65 अरब डॉलर होगा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से 39 अरब डॉलर मिलने का हदफ रखा जाएगा। सखर हैदराबाद मोटरवे 3 साल में मुकम्मल करने का वादा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, सखर हैदराबाद मोटरवे तरजीहात में शामिल है, जल्द काम शुरू करेंगे। वजीर आज़म ने चमन कोयटा शाहराह के लिए 120 अरब रुपए मुख्तस करने की हिदायत की है। कराकोरम हाईवे और भाषा डैम भी अहम तरजीह हैं। 1000 अरब में से 664 अरब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए मुख्तस हैं। जमशुदा अजला के लिए 70 अरब रुपए रखे गए। तरक्याती बजट कम होना मुस्तकबिल के लिए सवालिया निशान है। तरक्याती बजट बढ़ाने के लिए रेवेन्यू में इजाफा करना पड़ेगा। हम दुनिया का कम तरीन टैक्स अदा करने वाली मईशत हैं। तनख्वाहदार तबके ने 400% बोझ उठाया हुआ है। कारोबारी हजरात आधा भी टैक्स नहीं देते। मजबूत दिफा के साथ मजबूत मईशत की भी जरूरत है।
सीईओ के इलेक्ट्रिक से अरकान सिंध असेंबली के तुंदो तेज सवालात। मोनिस अलवी इजलास छोड़कर चले गए। सिंध असेंबली की खुसूसी कमेटी बराए तवानाई के इजलास में मोनिस अलवी ब्रीफिंग देने आए। एमपीए मोहम्मद फारूक ने पूछा, गुज़श्ता इजलास में तय हुआ था रात की लोड शेडिंग नहीं होगी, शेड्यूल कब और कैसे किसकी इजाजत से तब्दील हुआ? मोनिस अलवी के जवाब पर अरकान बरहम के इलेक्ट्रिक की हठधर्मी नामंजूर के नारे लगाए। माहौल गर्म देखकर सीईओ के इलेक्ट्रिक इजलास छोड़कर चले गए। इजलास में सेप्को और हेस्को के अफसरान की भी शिरकत। स्पीकर ने सेप्को सीईओ से पूछा, जहां बिजली की लाइन ही नहीं वहां बिल क्यों भेजे जा रहे हैं? सखर के इलाके न्यू पिंड में कब से बिजली बंद है? सीईओ सेप्को खामोश रहे। हेस्को के सीईओ की गैर हाजिरी पर स्पीकर की शोकॉज नोटिस जारी करने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में मोनिस अलवी ने दावा किया कि इलेक्ट्रिक की नेटवर्क का 70% हिस्सा लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है। कि हुकूमत की जानिब से आपको नवाजा जा रहा है, 7 रुपए जो है वो टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी की मद में आपको दिए जा रहे हैं, तो फिर आपके तो वारे नहीं आ रहे। यही मैं कह रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रिसिटी गवर्नेंस का फुकतान है। शायद लकूना भी है आपके लॉ में, वो ये कि रेगुलेटर जो है वो पिनलाइज उस तरह से नहीं कर सकता जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को करना होना चाहिए। अच्छा, के इलेक्ट्रिक को नाजायज रियायत से दोहरा निजाम जन्म लेगा। के इलेक्ट्रिक को नवाजा जा रहा है। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में माहिर तवानाई डॉक्टर खालिद वलीद का इंकशाफ। बताया, नेपरा ने के इलेक्ट्रिक का टैरिफ बढ़ाकर हुकूमत पर सालाना 60 अरब रुपए का बोझ डाल दिया। नेपरा बिजली की तकसीमकार कंपनियों का रेगुलेटर है, जबकि उसकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। के इलेक्ट्रिक जो वसूली नहीं कर पाता, उसका बोझ बिल देने वालों पर डाला जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक टैरिफ के खिलाफ नेपरा में नजरसानी अपील दायर कर दी। के इलेक्ट्रिक को नेशनल ग्रिड से मिलने वाली बिजली की निस्बत ज्यादा टैरिफ दिया गया। किसी भी बिजली कंपनी को ऐसा स्पेशल अलाउंस नहीं दिया गया। नेपरा फैसले से कराची के सारिफीन पर 200 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। शदीद गर्मी में घंटों बिजली गायब, कराची वालों की जिंदगी अचीरन। गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। जमात इस्लामी का कराची के 11 मकामात पर एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर खान ने कहा, कराची के लोग पूरे मुल्क की मईशत चला रहे हैं कि इलेक्ट्रिक उन्हें इज्तिमाई सजा दे रही है। शहर का 50% हिस्सा आज भी बिजली से महरूम है। 18 घंटे लोड शेडिंग किसी सूरत तस्लीम नहीं। तुम बिल पूरा भेजो मगर बिजली आधी भी ना दो, ये नहीं चलेगा। हुकूमत के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मंसूख करे। गरीबाबाद चौक पर भी इलाका मकीनों का पानी और बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज। सड़क के दोनों ट्रैक बंद कर दिए। मुजाहिरीन का कहना था 12 से 18 घंटे लोड शेडिंग में बच्चे और खवातीन सख्त अजियत से दो चार। कराची की सड़क पर अदालत लगाने वाला कानून के शिकंजे में आ गया। पुलिस ने नौजवान पर तशद्दुद करने वाले मुलजिम सलमान फारूकी को गिरफ्तार कर लिया। निजी कंपनी का सीईओ लग्जरी गाड़ी में सवार था। खयाबान इत्तेहाद पर उसकी गाड़ी से मोटरसाइकिल सवार की मामूली टक्कर हुई थी। खुद को सरकारी अफसर जाहिर करने वाला सलमान फारूकी आपे से बाहर हो गया। मोटरसाइकिल सवार को घसीट कर गाड़ी में बिठाया और तशद्दुद किया। नौजवान की बहन हाथ जोड़ती रही, लेकिन सलमान फारूकी ने एक न सुनी। तशद्दुद के साथ गालियां भी देता रहा। मुलजिम वाकये के बाद फरार था। पुलिस ने गार्ड और ड्राइवर को हिरासत में लिया था। डीआईजी साउथ ने बताया, सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज का बारीक बीनी से जायजा लिया गया। मुलजिम की शनाख्त के बाद मुतासिरा शहरी को ट्रेस करके मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने मुलजिम सलमान फारूकी को धर लिया। एक आम आदमी ने हिम्मत दिखाई, वीडियो बनाई, FIR कटवाई, जिसके बाद शरीफ बदमाश सलाखों के पीछे पहुंच गया। मुतासिरा शहरी धीरेज और कल्पना रंछोड़ लाइन के रिहायशी हैं। कराची में स्मगलशुदा ईरानी दूध ले जाने वालों पर कस्टम अहलकारों की फायरिंग। गाड़ी में सवार नौजवान मारा गया। मकतूल एहसानुल्लाह के बुरसा ने लाश कस्टम हाउस के सामने रखकर एहतजाज किया। कई घंटों तक अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो गया। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की यकीन दहानी कराई तो मुजाहिरीन मुंतशिर हुए।
पेट्रोल और डीजल की कैश खरीदारी पर 20% सेल्स टैक्स लगाया जाए। IMF का हुकूमत से मुतालबा। IMF ने एक और शर्त रख दी। वर्चुअल मुज़ाकरात में कहा गया कैश पर पेट्रोल और डीजल 2 रुपए महंगा किया जाए। डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर पेट्रोल और डीजल 2 रुपए फी लीटर सस्ता दिया जाए। IMF का डेबिट और क्रेडिट कार्ड से अदायगी पर भी सेल्स टैक्स 2% कम लेने का मुतालबा। इक़दाम गैर दस्तावेजी मईशत की हौसला शिकनी के लिए है। नॉन फाइलर्स प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे। नॉन फाइलर्स के लिए 50,000 रुपए बैंक से निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाकर 1.2% कर दिया जाए। बजट में 850 सीसी और जायद की गाड़ियों के इंजन पर भी कार्बन लेवी आयद होगी। इस्लामाबाद में सुंबल के इलाके में टिकटॉकर का कत्ल। सना यूसुफ को घर आए मेहमान ने 2 गोलियां मारी और फरार हो गया। लाश पोस्टमार्टम के लिए पिम्स मुंतकिल। टिकटॉकर सना यूसुफ का ताल्लुक चित्राल से है। अब अगर ये इस किस्म का कोई माहौल या तहरीक चलाने की कोशिश करेंगे, इस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें काफी मुश्किलात पेश आएंगी। 10 मई की सुबह हुआ है, उसके बाद जो है वो अब ये माहौल नहीं रहा। PTI में सियासी समझबूझ है तो समझ ले कि अब कोई तहरीक नहीं चलने वाली। तहरीक इंसाफ दीवार से लग गई है तो आए दीवार के साए में बैठकर बात कर ले। PTI अब माहौल खराब करने की कोशिश करेगी तो उनका ही नुकसान होगा। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर विद मोहम्मद मालिक में गुफ्तगू। कहा आसिफ अली जरदारी जीरक सियासतदान हैं। इत्तेहादी हुकूमत में गिले शिकवे होते हैं। गिले शिकवे जमहूरियत का हुस्न है। गुफ्तगू से ही मसाइल हल किए जाते हैं। कराची में 24 घंटे में यके बाद दीगरे जलजले के 10 झटके। शहरी हिल गए। मलीर, कायदाबाद और अतराफ में जलजला महसूस किया गया। शालतीफ, भैंस कॉलोनी और लांडी में भी जलजला महसूस किया गया। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक शिद्दत 3.2 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता रोज लांडी, मलीर, कायदाबाद और पोर्ट कासिम के इलाकों में 3 बार जलजला महसूस किया गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट समीर हैदर कहते हैं जलजला लांडी फॉल्ट रीजन में आ रहा है। फॉल्ट लाइन को मामूल पर आने में चंद दिन लग सकते हैं। भारतीय क़यादत अमन के बजाय दुश्मनी को तरजीह देती है। भारत धमकियों, गलत बयानी या ताकत से अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। पाकिस्तान का भारतीय क़यादत और वजारत ख़ारजा के तर्जुमान के इश्तियाल अंगेज बयानात पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है हक़ाइक़ को खोखली कहानियों या तवज्जो हटाने की चालों से छुपाया नहीं जा सकता। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा बदस्तूर खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए बुनियादी खतरा है। पाकिस्तान ऐसा हल चाहता है जो सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हो। पाकिस्तान अमन और तामीरी बातचीत के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने भारत को हर महाज पर शिकस्त दी। पाकिस्तान को कम समझने की गलती भारत को बहुत महंगी पड़ी। फ्रांसीसी माहिर सियासियात क्रिस्टोफ जेफ्रेलो कहते हैं भारत पाकिस्तान से बुरी तरह शिकस्त खा चुका। चीनी हथियारों ने जंग का पांसा पलट दिया। पाकिस्तान की तैयारी शानदार थी। पाकिस्तान एटमी ताकत है जो चीन की हिमायत से नाकाबिले शिकस्त बन चुका है। पाकिस्तान की फतह का भारत की अंदरूनी सियासत पर गहरा असर पड़ेगा। भारत सिंतास मुआहिदे को जंगी हथियार बना सकता है। इसराइल की गजा पर बमबारी जारी। मजीद 54 फलस्तीनी शहीद। बमबारी के बायस शिमाली गजा का वाहिद डायलिसिस सेंटर तबाह हो गया। उनरवा का गजा में खुराक की किल्लत पर तशवीश का इजहार। हमास जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात का नया दौर शुरू करने पर आमादा। खबर एजेंसी के मुताबिक हमास का कहना है ऐसे मुआहिदे के लिए तैयार हैं जो मुस्तकिल जंगबंदी का सबब बने। गजा से इसराइल का मुकम्मल इनखला चाहते हैं। ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जिससे फलस्तीनियों को रिलीफ मिले और इंसानी अलमिया खत्म हो। बड़े हमलों के बाद रूस और यूक्रेन में मुज़ाकरात। तुर्की की सालिसी में इस्तांबुल डायलॉग में बड़ी पेशरफ्त। रूस ने बाज़ इलाकों में 2 से 3 दिन में जंगबंदी की तजवीज़ दे दी। मॉस्को ने मुकम्मल जंगबंदी के लिए इक़दामात पर मुश्तमिल याददाश्त पेश की। यूक्रेनी वज़ीर दिफा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा जंग का खात्मा चाहते हैं। सदर ज़ेलेंस्की और पुतिन की मुलाकात पर भी बात हुई। मुलाकात रवा माह के आखिर में हो सकती है। सदर ट्रंप भी शरीक होंगे।
ترک صدر امریکہ روس اور یوکرین کے صدور کو میز پر بٹھانے کے لیے متحرک۔ رجب طیب ایردوان نے استنبول میں روس اور یوکرین کے مذاکرات کو شاندار قرار دیا۔ کہا بڑی خواہش ہے صدر ٹرمپ، پیوٹن اور زیلنسکی سے استنبول یا انقرہ میں ایک ساتھ ملاقات کروں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں مذاکرات میں پیش رفت نہ ہوئی تو امریکہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا یوکرین کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ برطانیہ نے روسی خطرے کے پیش نظر دفاعی بجٹ میں بڑا اضافہ کر دیا۔ سنبڑیال کے ضمنی الیکشن میں عوام نے تخریب کاری کا بیانیہ مسترد کر دیا۔ قیدی نمبر 804 کا بیانیہ فیل ہو گیا۔ کل لوگوں نے مریم نواز کی خدمت کو ووٹ کیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں ہم نے 38,000 ووٹوں کی لیڈ سے کامیابی حاصل کی۔ 6,000 ووٹ ملنے پر پیپلز پارٹی کے ندیم افضل اور حسن مرتضی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا سنبڑیال کے عوام کے رائے پر ہی نہیں ان کی عزت نفس اور وجود پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ ہم ملک میں جمہوریت لائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی اسی لیے جیل میں ہے، وہ اقتدار کی نہیں اصول کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ندیم افضل چند نے کہا 400 ووٹوں کا تانا دینے والے ہمارے پرانے ساتھی ہیں جو نون لیگ کا ساتھ دیتا ہے، عوام انہیں ووٹ نہیں دیتے۔ ہماری سرکاری مشینری ہوتی تو ہم بھی 45,000 ووٹ بنا دیتے۔ بانی پی ٹی آئی کا پالیگرافک ٹیسٹ کرانے سے انکار۔ لاہور پولیس ٹیم اڈیالہ جیل سے نامراد لوٹ گئی۔ پولیس ٹیم 9 مئی مقدموں کی تحقیقات کے لیے جھوٹ پکڑنے کی مشین لے کر پہنچی تھی۔ بانی پی ٹی آئی نے چوتھی بار بھی پالیگرافک ٹیسٹ کرانے سے انکار کر دیا۔ ٹیم کو پالیگرافک کے علاوہ فوٹوگرامیٹک اور وائس میچنگ ٹیسٹ بھی کرنا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف 10 ارب روپے ہرجانے کا کیس، وزیر اعظم شہباز شریف بذریعہ ویڈیو لنک عدالت میں پیش۔ وزیر اعظم نے کہا یہ غلط ہے کہ میرا بیان حلفی میرے دعوے کے مطابق نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے بیان حلفی کا پیراگراف 2 پیش کر دیا۔ وزیر اعظم کا پیراگراف 2 کا براہ راست جواب دینے سے انکار۔ کہا اگر کوئی بات یا فقرہ آگے پیچھے ہو بھی گیا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کا مال گاڑیاں نجی شعبے کو دینے کا اعلان۔ ریلوے ہسپتال بھی آؤٹ سورس کرنے کی تیاری کر لی۔ حنیف عباسی بتایا ریلوے کی آمدن 83 ارب روپے تک پہنچ گئی۔ رواں مالی سال 42 ارب روپے پیسنجر سروسز سے کمائے۔ عید پر 5 خصوصی ٹرینیں چلائی جائیں گی۔ اگلے ماہ کراچی کے لیے ڈبل ڈیکر بسیں آ رہی ہیں۔ خواتین کے لیے پنک ٹیکسی سروس بھی شروع ہوگی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے خوشخبری سنا دی۔ کہتے ہیں فیصلہ کیا ہے خواتین کو ہر سال مفت پنک اسکوٹی دیں گے۔ ای وی بائکس کے لیے 3 کمپنیاں آئی ہیں۔ جو کمپنی اچھی بائکس دے گی ان سے معاہدہ کریں گے۔ جن خواتین کے پاس لائسنس ہے انہیں پہلے بائک ملے گی۔ خیبر پختونخوا کے فنکاروں میں اعزازیے کی تقسیم۔ وزیر اعلیٰ نے 574 فنکاروں کو فی کاس 1 لاکھ روپے کے چیک دیے۔ فنکاروں کے لیے اعزازیہ رقم فی کاس 1.5 لاکھ روپے کرنے کا بھی اعلان کیا۔ علی امین گنڈاپور نے کہا فنکار معاشرے کا آئینہ اور مثبت چہرہ ہیں۔ فنکاروں کی فلاح میں ہر صورت میرٹ یقینی بنایا جائے۔ جو بندہ اپنے بجٹ کے حساب سے یہاں سے خرید سکتا ہے تو یہاں سے خرید سکتا ہے، کیونکہ بازار میں جس جانور پہ آپ رکھیں گے 50-45 سے کم نہیں ہوگا، یہاں سے آپ کو 20-25 تک بھی مل سکتا ہے۔ انڈیا کو شکست دیا اس واسطے میرے مال سستا ہے، ہم منافع نہیں کرتے۔ 1200 روپے کٹنا گوشت دے گا، 700 روپے زندہ دے گا۔ عید قربان کے لیے جانوروں کی خریداری میں تیزی۔ بلوچستان کے کئی شہروں میں سستی مویشی منڈیاں لگ گئیں۔ کوئٹہ کی مویشی منڈی میں 1065 روپے کلو کے حساب سے جانور بیچا جا رہا ہے۔ وزن کر کے جانور خریدنے والوں کا رش لگ گیا۔ چمن کی مویشی منڈی میں بھارت کو شکست دینے پر جانور سستے فروخت کیے جا رہے ہیں۔ ویپاری کا کہنا ہے 700 روپے کلو وزن کر کے جانور فروخت کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل کرکٹر کو ایک ڈومیسٹک ٹورنامنٹ لازمی کھیلنا ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ محسن نقوی نے کہا ڈومیسٹک کرکٹ سے ہی انٹرنیشنل کرکٹ کا اچھا بیک اپ ملے گا۔ اجلاس میں شیڈیول سیریز کا بھی جائزہ لیا گیا۔
چیئرمین پی سی بی کی سینٹرل کانٹریکٹ پر کام شروع کرنے کی ہدایت۔ گرین جرسی دوبارہ پہننا کسی خواب سے کم نہیں۔ فاسٹ بالر حسن علی کہتے ہیں انجری کے بعد کم بیک آسان نہیں تھا، پی ایس ایل میں پرفارمنس کا صلہ ملا۔ انسان کی فطرت ہے، وہ تنقید برداشت نہیں کر پاتا۔ اہلیہ کا شکر گزار ہوں، ہمیشہ سپورٹ کیا۔ روٹی گینگ کو دوبارہ جوائن کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ جیتنا یا ہارنا بڑی بات نہیں، کرکٹ کو سپورٹ کرنا اہم ہے۔ بنگلہ دیشی شائقین کا پاکستان سے محبت کا اظہار، کہا پاکستان بنگلہ دیش بھائی بھائی ہیں، خوشی ہے اسٹیڈیم میں سارے میچ دیکھے، ٹیم جب پاکستان آئے گی ہمیشہ سپورٹ کرنے آئیں گے۔ کسی نے ویمنز ورلڈ کپ کی تاریخوں کا اعلان کر دیا۔ ٹورنامنٹ بھارت اور سری لنکا میں 30 ستمبر سے 2 نومبر تک کھیلا جائے گا۔ ہائیبرڈ ماڈل کے تحت پاکستان ٹیم کے تمام میچ بھارت کے بجائے سری لنکا میں ہوں گے۔ سیمی فائنل اور فائنل کے لیے 2 وینیوز رکھے گئے ہیں۔ ورلڈ کپ میں 8 ٹیمیں ان ایکشن ہوں گی۔ ایشین کرکٹ کونسل نے ویمنز ایمرجنگ ایشیا کپ ملتوی کر دیا۔ کونسل کے صدر محسن نقوی نے بتایا سری لنکا میں خراب موسم اور چکن گونیا وائرس پھیلنے کے باعث ایونٹ ملتوی کیا۔ نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ اور ایشین انڈور روئنگ چیمپئن شپ میں پاکستان ٹیم چھا گئی، 10 گولڈ سمیت 14 میڈلز اپنے نام کر لیے۔ تھائی لینڈ میں ہونے والے ایونٹ میں اسد اقبال نے 5، کپتان مقبول علی اور ولی اللہ خان نے 2 طلائی تمغے سینے پر سجائے۔ پاکستان روئنگ ٹیم کا وطن واپسی پر شاندار استقبال کیا گیا۔